नमस्कार दोस्तों। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाई थी और आप लोगों से कहा था इस वीडियो को शेयर करें फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। वीडियो जो मैंने बनाई थी काफ़ी लोगों ने इसको मतलब पसंद किया है, शेयर किया है। और इसमें जो मैंने बताया था अपने बैंकिंग सिस्टम के आज के एनपीएस के बारे में बताया था मैंने, और ये बताया था कि एनपीएस किस तरह से ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, थ्रेट है। थोड़ा सा आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पिछला जो चीज़ मैंने बताई थी उसको आप इससे रिलेट कर पाएंगे। कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि ये एनपीएस होते क्या हैं, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक और वीडियो बनाई जाए जिसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एनपीएस क्या होते हैं। दोस्तों, जो पैसा आप बैंक में जमा करते हैं, जिसमें बैंक आपको ब्याज देता है, एक सेविंग हो गया, एक फिक्स हो गया। सेविंग में जैसे कि आपको ब्याज मिलता है 4%, कुछ 4 देते हैं, 3 देते हैं, इस तरह से। और एफडीज में 6%, 7%, डिपेंड्स ऑन बैंक टू बैंक। तो बैंक ये पैसा करता है क्या है? एक्चुअली में बैंक ये पैसा आगे कॉरपोरेट्स को दे देता है। कॉरपोरेट्स क्या है? जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हमारी, जो जिससे हमारा की पूरी जिसे कहते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा स्टॉक मार्केट से जोड़ के देखूं तो निफ्टी 50 होता है, जिसमें कि निफ्टी की 50 बड़ी कंपनियां हैं। इसी तरह से इन सारी कंपनियों को एक कॉरपोरेट्स कहते हैं। और बैंक इन सभी कंपनियों को लोन देता है। तो जब आपने ये पैसा बैंक को दिया, बैंक ने आपको, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ एनपीएस में, आपको इस तरह से बताता हूँ कि मान लीजिए आपने एक 100 रुपये बैंक को दिए। तो बैंक ये 100 रुपये जो है, 100 रुपये के एवज में आपको इंटरेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल आपने एफडी कराई 100 रुपये की, तो बैंक ने आपको 7% के करीब जो है आपको एनुअल एक इंटरेस्ट दिया। अब ये पैसा जो बैंक है अपने पास नहीं रखता, ये पैसा बैंक आगे ब्याज पे देता है। तो बैंक क्या करता है, ये पैसा अगर 6% आपको दिया है या 7% आपको दिया, तो आगे आप समझ सकते हैं कि बैंक इसको ज़्यादा परसेंटेज पे देता है। तो नॉर्मल केस में बैंक जो है इस पैसे को 12%, 13%, 14% जो है करके कॉरपोरेट्स को देता है, मतलब बिजनेस चलाने के लिए कॉरपोरेट्स को देता है। अब क्या है कि कॉरपोरेट्स इस पैसे को लेके आगे इस पैसे से और आगे पैसा बनाते हैं, और ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है। अब एनपीएस क्या है? आपने देखा होगा काफ़ी सालों से, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2014 में मुझे पता चला कि एनपीएस होते क्या हैं। ये जो पैसा जो आपने बैंक को दिया, बैंक ने आगे किसी कॉरपोरेट को दे दिया। कॉरपोरेट जो है वो पैसा उसको वापस भी करना होता है, लेकिन जब कॉरपोरेट वो पैसा वापस नहीं कर पाता, ना वो प्रिंसिपल अमाउंट देता है ना इंटरेस्ट अमाउंट देता है, तो वो एक तरह से डिफॉल्टर है। तो जो वो डिफॉल्ट करता है ये पैसे को, वो एक स्कैम है। नॉर्मल केस में अगर हम ये माने कि मान लीजिए मैंने एक पैसा लिया है बैंक से, ठीक है ना, और बैंक का पैसा मैं दे नहीं पा रहा, तो 2-3 महीने के अंदर बैंक जो है 2-4 महीने के अंदर उसको डिफॉल्टर घोषित कर देता है। लेकिन ये प्रक्रिया जो है बहुत ही सालों से चली आ रही है, जो कि 2014 में पता चला कि एनपीएस के रूप में इसको एक टेक्निकल टर्म दे दिया गया है, और उसका नाम है एनपीएस। एक्चुअल में ये एनपीएस क्या है? एक बहुत बड़ा घोटाला है, स्कैम है। यही मैं बताने आपको जा रहा था। उदाहरण पे आ जाते हैं कि आपने जो 100 रुपया बैंक को दिया एफडी के रूप में, बैंक ने आपको फॉर एग्जांपल 7% आपको ब्याज दिया, देने का प्रॉमिस किया, और वो पैसा बैंक ने आगे किसी को 14% पे दे दिया। ठीक है, 14% पे देने के बाद, कॉरपोरेट्स को देने के बाद, वो पैसा जो है
वापस ही नहीं आया बैंक के पास। तो बैंक, अब आप ही बताइए, बैंक आपको आपका पैसा किस तरह से वापस देगा, क्योंकि वो पैसा तो आगे कॉरपोरेट को दे चुका है और कॉरपोरेट उस पर डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जो कि पिछले कई सालों से इस तरह के डिफ़ॉल्ट करते करते आ रहे हैं। और आने के बाद आज वो एनपीएस के रूप में खड़े हो गए हैं कि मतलब उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि वो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। इसी चीज़ को एनपीएस घोषित किया गया है, जिसका नाम दिया गया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब ऐसा पैसा जो अब परफॉर्म नहीं कर रहा और जो कि ऑलमोस्ट सिस्टम से गायब है। तो आई होप कि मैं आपको समझाने में मैंने जो जितनी कोशिश करी है समझाने में, आप इसको समझ पा रहे हैं। अब होता ये है दोस्तों कि मान लीजिए आपका जो 100 रुपया है और सिस्टम इसी तरह से इस पैसे को एनपीएस करता जा रहा है, जो कि आज की डेट में एनपीएस का टोटल अमाउंट जो खड़ा हो चुका है बैंकों में, वो करीबन करीबन 3-4 लाख करोड़ के करीब खड़ा हो चुका है। करीबन 4 लाख करोड़ का एनपीएस खड़ा है। जैसे कि मैंने पिछले उसमें बताया था कि 7% के हिसाब से जो है पैसा एनपीएस बढ़ चुका है, और आगे जो थ्रेट है वो 14% की है। तो समझ लीजिए आपके 100 रुपये में से जो पहले समझ लीजिए कि 14 रुपये जा चुके हैं। अब एफडी एक व्यक्ति के नहीं होती, इस पूरे कंट्री में जितने भी लोग होते हैं अपने जो पैसे को सेफेस्ट जगह में रखना चाहते हैं, वो बैंक में रखते हैं, और बैंक इस तरह से आपका पैसा किसी और को दे के उसको एनपीएस घोषित करके रख लेता है। तो आपका पैसा वापस कैसे आएगा? अगर सभी लोग एक साथ अपना पैसा लेने आएंगे तो आप जानते हैं कि बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। खैर, ये तो मोटी मोटी बात मैंने बताई है। मेरे हिसाब से ये स्कैम ही है, क्योंकि स्कैम इसलिए है कि इतने सालों से ये एनपीएस खड़ा होता जा रहा है। आरबीआई जो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जिसका उनके पास पूरी पावर है इस पैसे को चेक करने की, ऑडिट करने की, उनके ऑडिटरों के पास पूरी पावर है इस पैसे को चेक करने की कि ये पैसा वापस क्यों नहीं आ रहा। तो इतने सालों से ये ऑडिटर क्या कर रहे थे, आरबीआई क्या कर रही थी और गवर्नमेंट क्या कर रही थी? तो ये नेक्सिस है दोस्तों। ये पैसा ऐसे ही नहीं चले जाता कॉर्पोरेट्स के पास। जब किसी मंत्री का फ़ोन आता है किसी बैंक के अधिकारी के पास, मैं एसबीआई के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर से, ब्रांच मैनेजर से मिला हूँ, जिसने खुद बताया था कि किस तरह से उनके ऊपर प्रेशर होते हैं कि इस तरह के लोन देने के लिए, जो कि ऊपर पॉलिटिकल सिस्टम से आते हैं। तो आरबीआई क्या कर रही थी, आरबीआई के जो ऑडिटर हैं वो क्या कर रहे थे, ये पब्लिक को जानना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं, पब्लिक को नॉलेज ही नहीं होती, इन्फॉर्मेशन की तो बात छोड़िए। चूँकि मेरी रुचि है इकोनॉमिक्स में, तो मैं ये चीज़ें पढ़ता रहता हूँ और मुझे समझ में आती हैं। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों से डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये बेनिफिट ऑफ ऑल पीपल है। अगर हमारा जो पैसा जो हम बैंकों में रखते हैं सेफ ना हो और आगे चलकर इसकी कोई गारंटी ना हो, तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन एक पैदा होती है। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ उसको मैक्सिमम शेयर कीजिए। ये पब्लिक का पैसा है, कैसे बचाना है ये भी हमारा ही कर्तव्य बन चुका है आज की डेट में, जो कि गवर्नमेंट का कर्तव्य होना चाहिए था। तो कैसे इस पैसे को बचाना है, ये अवेयरनेस से ही बचेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान से समझें। अब दोस्तों एक चीज़ को और समझिएगा। अभी जिस तरह का आरबीआई की मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में ये एनपीएस 14% के करीब भी हो सकता है। तो अभी बजट में जो बजट आया था, बजट में एक बैड बैंक के नाम से एक
पॉलिसी आई है बैड बैंक, मतलब एक बैड बैंक बनाया जाएगा। बैड बैंक होता है क्या, मैं आपको बताता हूँ। बैड बैंक क्या होता है कि जितने भी बैंकों के पास ये सारी इस तरह की एनपीएस खड़ी हैं, जितना इतना पैसा खड़ा है, 2.5-3 लाख करोड़ रुपया खड़ा है, ये गवर्नमेंट एक संस्था बनाएगी, एक कंपनी बनाएगी। उस कंपनी जिसे कहते हैं कि वो कंपनियां इन बैंकों के एनपीएस मार्केट रेट पे खरीदेंगी और वो इस एनपीएस को आगे किस तरह से रिकवर करना है ये देखेगी। ये इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो कि अच्छी पॉलिसी है, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन ये बैड बैंक अब ही क्यों बने हैं? 2014 में क्यों नहीं बने ये बैड बैंक? 2014 में भी पता था गवर्नमेंट को कि एनपीएस जो हैं खड़े हो रहे हैं, गवर्नमेंट को पता था 2014 में। तो ये बैड बैंक इस समय बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब ज़रूरत है, लेकिन इसी समय ये टाइमिंग क्यों चुना गया है बैड बैंक का, जो कि बहुत पहले से होना चाहिए था। जो कि जितनी सरकारें आई हैं उन सरकारों को ये देखना चाहिए था कि बैड बैंक एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम ये सारी एनपीएस रिकवर कर सकते हैं। तो ये पहले क्यों नहीं बनाया गया? तो ये किसके एनपीएस खड़े हैं, ये कोई लिस्ट क्यों नहीं देता? मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि कुछ 70 एक ऐसी बड़ी कंपनियां हैं, एंटिटीज़ कहते हैं जिनको, जिनके ये बहुत बड़े बड़े एनपीएस खड़े हैं आज की डेट में। तो स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आप इसको समझेंगे और जानना चाहेंगे तो मैं इसको डिटेल में बता सकता हूँ कि इस तरह से ये आगे आपके पैसे को इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए दोस्तों ये इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों के पास पहुँचे और एक ऐसी सिचुएशन बने कि जब हम अपने पैसे को बचा सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब मैं आपको इसका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहलू बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको सुनने में कि जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं कैसे आने वाले समय में ये और घातक होंगी और कैसे इसका लॉजिकल एक रिलेशन है। आज पूरे संसार में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है इन द होल वर्ल्ड। इंडिया की मैं बात करूं तो सिर्फ 10% लोगों के पास इंडिया की 80% वेल्थ है। इंडिया में सिर्फ 10% लोगों के पास 80% वेल्थ है। और वर्ल्ड में भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो है। अब दोस्तों एक इकोनॉमिकल कंडीशन होती है जिसमें इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जो होती है बहुत ही भयंकर चीज़ होती है, बहुत ही उसके दुष्परिणाम होते हैं। मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और किसी के पास कुछ नहीं। ये गैप पिछले काफ़ी समय से बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। और अगर आप टेक्निकली इसको पढ़ेंगे तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं आप जान जाएंगे। तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम है, अभी ये आपने 2014 में सुना होगा कि 15 लाख करोड़ की ब्लैक मनी है सिस्टम में। दोस्तों ये ब्लैक मनी भी आप ही का पैसा है, आप ही के बैंकों से निकाला गया पैसा है 15 लाख करोड़। तो वो चला गया एनपीएस के रूप में 3-4 लाख करोड़ रुपया और चला गया। तो मोटा मोटा जिसे कहते हैं कि स्कैम जो है 15 से 20 लाख करोड़ का स्कैम है, घोटाला है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसमें से 2-3 लाख करोड़ रुपया, जिसमें से मैं आपको बताऊं ना वो 15 लाख करोड़ रुपया अभी तक आया है। एक बार जो हमारे स्वामी रामदेव जी भी बताते थे कि ये 15 लाख करोड़ रुपया आना है। यहाँ तक कि वो लिस्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई इस कंट्री में।
कि वो पैसा जो ब्लैक मनी का पैसा, वो उसकी लिस्ट थी एक, कहते हैं, बताते हैं, मैंने सुना है लिस्ट, वो लिस्ट भी सार्वजनिक नहीं है इस कंट्री में। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है। तो 15 लाख करोड़ वो, 3-4 लाख करोड़ ये सब सिस्टम का पैसा है, बैंकिंग का पैसा है, जो कि आज की डेट में पूरा जो है आगे इतनी पावर रखता है कि ये सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है अगर ये पैसा वापस नहीं आया तो कंडीशन इज़ वेरी सीरियस। ऊपर से डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारी जीडीपी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का 50% हिस्सा है। मतलब हमारी जीडीपी में जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जो लोग गुड्स एंड सर्विसेज कमाते हैं, वो 50% हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो हैं जो, जैसे कि आपको खोमचे वाले, चाय वाले, छोटे छोटे बिजनेसमैन जो होते हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक कैटेगरी उनकी होती है जो बहुत ही मोटे, मतलब जिसे कहते हैं 50% ऑफ आवर जीडीपी कंसिस्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और डीमोनेटाइजेशन की वजह से भी दोस्तों वो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मैं अब ये नहीं कह रहा कि मैं इसको किसी सरकार से जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारी कंट्री की 80% वर्क फोर्स इन्वॉल्व है। तो आप सोच सकते हैं कि आज की डेट में हमारा रोजगार का सिस्टम खत्म हो चुका है। आप ये सब पढ़ते ही हैं, जानते हैं, सारी चीज़ें जानते ही हैं। इफेक्ट कहाँ होगा दोस्तों? जब तक के हमारे पास जॉब्स नहीं होंगी, तब तक हमारी मतलब जिसे कहते हैं, हम अपना जीवन कैसे चला सकते हैं? बिगर पैसे के तो चलता नहीं है। जब तक जॉब नहीं होंगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो जीवन नहीं चलेगा। और सेविंग की तो बात ही छोड़िए, सेविंग तो फिर कैसे करेंगे, आप ही लोग जानते हैं। अब ये मैं इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ कि जब जॉब नहीं होंगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो सेविंग रेट हमारे ख़त्म है। आज की डेट में इंडिया जो टिका हुआ था, सेविंग रेट से टिका हुआ था। हमारा जो सेविंग रेट था 30% का सेविंग रेट था। मतलब 100 रुपये कमाते थे, 30 बचाते थे। आज की डेट में तो कमाने का आपको पता ही है कि पैसा कैसे आएगा। तो जब सेविंग नहीं होगा तो बैंकों में कैसे जाएगा? बैंकों में डिपॉजिट्स कैसे जाएंगी? डिपॉजिट नहीं जाएगा तो बैंक इसको आगे पैसे को कहाँ से देगा, क्या देगा? और अगर ये प्रोसेस चलता रहा तो आगे किस तरह से इकोनॉमी चलेगी? ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा अगर इसमें सही ढंग से लगाम नहीं लगी, अगर सही ढंग से लोगों में अवेयरनेस नहीं आई तो आगे दिक्कतें आ सकती हैं, जो कि अभी बढ़ेंगी ही, घटेंगी नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें। जो भी लोग इसको समझते हैं, गहराई से समझते हैं, सबके बेनिफिट के लिए हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलत चीज़ कुछ नहीं है। कोई अगर गलत चीज़ हो रही है तो हमारे पास पूरे उसके अधिकार हैं, हमारे पास पूरे राइट्स हैं उस पर आवाज़ उठाने का, यहाँ तक के विद्रोह करने के भी राइट्स हैं हमारे पास होते हैं। तो आप जो है इसको शेयर कीजिए। और इसी तरह से आप लोगों को जो भी मुझे पता है, जो भी सिस्टम के बारे में मुझे पता है, जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं, मैं आपके सामने लेता आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।